हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 से है, और हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। हमने इस चैप्टर के पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, और हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हमने 1 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। और अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइज, आर यू रेडी? जल्दी बताइए फटाफट। तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो टी.एच. मॉर्गन को हम और क्या बोलते हैं? टी.एच. मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, राइट। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे आपके मेंडेलियन, ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे? आपके टी.एच. मॉर्गन, राइट। हम बात करते हैं यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन की। तो इन्होंने लिंकेज के बारे में हमें समझाया। किसके बारे में? लिंकेज के बारे में, कि लिंकेज क्या होता है ना। एक क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम पर पास पास 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों जीन आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन। और ये जीन जो है 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं? साथ में ट्रांसफर होते, टुगेदर, राइट। तो चलिए, यही हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की। तो मॉर्गन्स वर्क इज बेस्ड ऑन फ्रूट फ्लाइज। तो मॉर्गन का जो वर्क था वो किस पर था? जैसे कि हम बात करें मेंडल के वर्क की, तो मेंडल ने किस पे वर्क किया था? पी प्लांट पर, पाइसम सैटिवम पर, राइट। वहीं पर आपका किसने? मॉर्गन ने किस पे वर्क किया था? फ्रूट फ्लाई पर। किस पे? फ्रूट फ्लाई पर, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, राइट। ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताई थी, है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज और इनहेरिटेंस। अब देखिए, ही डिफाइंड लिंकेज एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स। इन्होंने किसके बारे में बताया था? लिंकेज जीन के बारे में, राइट। इन्होंने बताया था कि यहाँ पर लिंकेज का मतलब क्या है? को एग्जिस्टेंस, मतलब साथ में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा जीन, और यही 2 या 2 से ज़्यादा जीन जो है हर जनरेशन में साथ में टुगेदर क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। तो इन द सेम क्रोमोसोम एंड परफॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। तो इन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या कराया? डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। किसमें? ड्रोसोफिला में। किसमें कराया? ड्रोसोफिला में। दैट लिंक्ड जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर एंड ऑल्सो लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। और इससे उन्होंने समझाया
कि जो जीन है, लिंक्ड जीन है, वो इनहेरिट होते हैं साथ साथ में टुगेदर, और ये जो जीन है कहाँ पर लोकेट है, एक्स क्रोमोसोम पर, राइट। इन्होंने 3 क्रॉस कराए थे, क्या आपको याद है 3 क्रॉस मैंने पढ़ाए थे? कौन कौन से 3 क्रॉस थे, जल्दी बताइए। इन्होंने विंग्स के बारे में लिया था, बॉडी और आई, है ना, ये 3 इन्होंने क्या लिए थे, कैरेक्टर लिए थे, और इन तीनों कैरेक्टर का क्या कराया था, क्रॉस कराया था, राइट। His experiment have also proved that tightly linked genes show very low recombination, right? तो हम अगर लिंकेज की बात करें तो लिंकेज जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, राइट। एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है? 100% लिंकेज। 100% लिंकेज का मतलब मैम यहाँ पर आपको जितना परसेंट है वो पूरा पेरेंटल टाइप मिलेगा। 100% जो है नेक्स्ट जनरेशन में आपको पेरेंटल टाइप मिलेगा। वो दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। जो मदर है उनका 100% मिल सकता है, फादर है उनका 100% मिल सकता है, बट यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिकॉम्बिनेंट और ऑफस्प्रिंग आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर इनकम्प्लीट लिंकेज जो होता है उसमें आपको कुछ परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, राइट। ये रिकॉम्बिनेंट्स इनकम्प्लीट रिकॉम्बिनेशन में भी 50% से कम होते हैं और पेरेंटल टाइप 50% से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो इसका और क्या बोल रहा है, वाइल लूजली लिंक्ड जीन, मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हायर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, राइट। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना लूजली जीन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैंने बोला था लिंकेज का मतलब क्या है, पास पास। जितनी पास होगे उतना प्यार होगा, उतनी ही दूरियां कम होगी, उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी और कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आ सकता, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग अच्छी है तो थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आ रहा, मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। और जैसे जैसे आपके बीच में दूरियां आएंगी आपकी बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग कमज़ोर होगी, राइट। तो थर्ड पर्सन ईजिली यहाँ पर आ सकता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है कि आप देख रहे हो, एक फैमिली ट्री बनाते हो कि हाँ कितनी जनरेशन है और इस जनरेशन में एलील्स का, ट्रेट का, या हम बात करें जीन का कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, राइट। अगर जैसे कि मैं जानना चाहूँ कि यार मेरी आई का कलर ऐसा क्यों है, राइट, या मेरे को कोई डिसऑर्डर है तो वो डिसऑर्डर मेरे में कैसे आया, तो उसकी एक पेडिग्री बनाई जाती है कि आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में क्या ये ट्रेट थे या कोई इन्फेक्टेड था, अफेक्टेड था, तो वो सब देखकर आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे इस एलील का या जीन का ट्रांसमिशन हुआ, राइट। चलिए तो हम यही बताने वाले हैं। इससे हमें बहुत सारी डिसीज़ के बारे में, जो मेंडेलियन डिसीज़ है उनके बारे में पता चला कि कैसे कैसे डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है, राइट। चलिए तो पेडिग्री एनालिसिस इज रिकॉर्डेड ऑफ अक्यूरेंस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या बताता है? पेडिग्री एनालिसिस बताता है कि ट्रेट जो है, अक्यूरेंस ऑफ ट्रेट सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली, कि जो ट्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन में कैसे प्रेजेंट है, इसका ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट कैसे हो रहा है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हेरिटेबल। हेरिटेबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, है ना, इन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, अभी मैंने बोला था कि सपोज मेरा आई कलर जो है वो ब्लैक है, क्या है? ब्लैक है ना। आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा शायद, पता नहीं, मेरे को भी इतने गौर से मैंने देखा नहीं ब्लैक है कि ब्राउन है। तो चलो मेरा आई कलर ब्लैक है, तो ये ब्लैक कलर आई कलर जो है वो क्यों है, मेरे में क्यूरियोसिटी आई, है ना। तो मैंने पेडिग्री एनालिसिस करने की कोशिश करी कि भाई मेरे में ब्लैक है, मम्मी का क्या है, पापा का क्या है। देखा, पता चला मम्मी पापा दोनों में क्या कलर है और मेरे में क्या आया। फिर मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, ग्रैंड पेरेंट्स का पता करा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, पता कर रहे हो कि आप में कहाँ से ये ट्रेट इनहेरिट हुए, राइट। इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। स्किन कलर, है ना, बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हारे पापा का ये कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हारी मम्मी का ये कॉम्प्लेक्शन है,
है ना। कई होते हैं ना कि बच्चे जो है उनका कॉम्प्लेक्शन ना मम्मी से मैच खाता है ना पापा से मैच खाता है, फिर वो अलग ही कॉम्प्लेक्शन शो करता है, मतलब डार्क या फेयर कलर वो अलग बात है, बट कॉम्प्लेक्शन की हम बात करें तो ये फिर हम देखते हैं कि हाँ दादा दादी से मैच कर रहा है क्या, नाना नानी से मैच कर रहा है क्या, तो इसी को हमने क्या बोला है, पेडिग्री एनालिसिस। हेयर फॉर्म है ना, हेयर का फॉर्म, किसी के वेवी हेयर है, किसी के स्ट्रेट है, किसी के कर्ली है, लेंथ कैसी है, ये सब डिपेंड करता है। एंड कलर, हेयर का कलर ऑब्वियस सी बात है, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रेश होते हैं, किसी के गोल्डन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको कलर भी जो है वो भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एंड अदर फेशियल कैरेक्टर्स, ठीक है, आपके फेस की बनावट, तभी तो आप बोलते हैं आपकी नाक पापा पे गई है, आंखें मम्मी पे गई है, राइट, बनावट जो है आपकी मम्मी से मिलती है। तो ये जो सारे आप फेशियल कैरेक्टर्स देखकर बता रहे हो, ये किसके थ्रू बता रहे हो, पेडिग्री के थ्रू बता रहे हो, राइट। अलोंग विद दीज फीचर्स देयर आर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज मेंडेलियन डिसऑर्डर, राइट। हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे तो उसमें हमने 2 टाइप के डिसऑर्डर पढ़े, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, अगर सिंगल जीन में क्या आ जाए, यहाँ पर एडिशन हो जाए, डिलीशन हो जाए या सब्सटीट्यूशन हो जाए, तो उससे क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है दैट आर इनहेरिटेड इन फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट। इतना क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़े क्या, अब देखिए, हेंस व्हाई यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस for the study of specific trait or disorders generation after generation, it is possible to trace the pattern of inheritance। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, कैसे ये जो कैरेक्टर है, ये जो ट्रेट है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं, राइट। मैंने पेडिग्री आपको हर एक की बताई थी, मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबकी पेडिग्री बना के बताई थी, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, आपका हीमोफीलिया की, थैलेसीमिया की, और किसका बनाया था, फिनाइलकीटोन्यूरिया की, सबकी बनाई थी हमने, राइट। तो यहाँ पर हमने पेडिग्री भी पढ़ ली थी अच्छे से। इन दिस एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री कॉल्ड फैमिली ट्री। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो इस प्रकार की ट्री होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो बना रही हूं मैं, ये क्या है, फैमिली ट्री है, क्या है, फैमिली ट्री, राइट। इसी को क्या कहते हैं, फैमिली ट्री। ये आपकी बुआ जी ने शादी कर ली फूफा जी से, तो बुआ जी और फूफा जी के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, तो इसको हमने क्या बोला, फैमिली ट्री, ठीक है। ये ट्री है जो कि फैमिली के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे हमने क्या बोला है, फैमिली ट्री, राइट। अब देखिए, जेनेटिक काउंसलर्स यूज पेडिग्री चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेट्स एंड डिजीज इन फैमिली एंड प्रिडिक्ट देयर इनहेरिटेंस पैटर्न, राइट। अगर किसी को घर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, राइट, क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो जो पेडिग्री एक्सपर्ट्स रहते हैं, काउंसलर रहते हैं, जो जेनेटिक काउंसलर्स रहते हैं, वो बताते हैं, वो चार्ट बनाते हैं, पेडिग्री चार्ट बनाते हैं और एनालिसिस करते हैं कि जो ट्रेट या डिसीज़ है ये कैसे फैमिली में इनहेरिट हुई है, इसका पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस का। सपोज अगर मुझ में कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ मेरे में कैसे आई, मेरे पेरेंट्स में थी क्या मेरे पेरेंट्स उस डिसीज़ के लिए कैरियर हैं, क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में वो डिसीज़ थी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, राइट। आपको जैसे आपके घर में किसी को कोई ऐसी डिसीज़ हुई होगी तो डॉक्टर ने आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानने की कोशिश की होगी कि आपके बच्चों को है क्या आपको है, या आपके जो पिताजी थे, माताजी थे, उनको थी क्या नहीं थी। तो इस तरीके का जो वहाँ पर एक पूरा जो हिस्ट्री ली जाती है, उससे एक चार्ट बनाया जाता है जिसे पेडिग्री चार्ट बोलते हैं, और उसमें देखा जाता है कि ये ट्रेट या डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस किस पैटर्न में हो रहा है, राइट। It is useful in preventing hemophilia, sickle cell anemia and other genetic disorder in future generation, right? तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी मदद से जान लिया किसके बारे में, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड अदर जेनेटिक, जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में बात हो गई, फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में बात हो गई। अगर हम जान लेते हैं तो हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है
कि जो बच्चा होगा उसमें ट्रांसमिशन हो सकता है, तो हमें पहले ही उसके लिए तैयार रहना है, हमें उसमें करेक्शन करना है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेक्शन हो जाता है। हमने पढ़ा था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्यों कराते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर को एम्ब्रियो स्टेज में, फीटल स्टेज में करेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग की अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल, राइट। मेल जो है उसमें क्या होंगे? एक्स वाई। फीमेल जो है उसमें क्या होगा? एक्स एक्स। मतलब यहाँ दो टाइप के गैमीट बन गए, राइट। तो मेल क्या है यहाँ पर? हेट्रोगैमेटिक। क्या है? हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं, राइट। वहीं पर जो फीमेल है वो क्या है? होमोगैमेटिक है। क्या है? होमोगैमेटिक या हेट्रोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्स एक्स की मॉर्फोलॉजी सेम है, एक्स वाई की मॉर्फोलॉजी अलग है, राइट। अब क्या होगा अगर यहाँ पर एक्स जो है स्पर्म है और एक वाई स्पर्म है। वाई स्पर्म का मतलब क्या है? यहाँ पर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, राइट। तो यहाँ पर अगर ये एक्स वाला स्पर्म इस एक्स से मिला तो क्या बनेगा? फीमेल, राइट। ये वाई स्पर्म इससे मिलेगा तो मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, राइट। इसलिए बोला जाता है ना कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसका जेंडर या सेक्स जो है मेल पर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल में। इंडिया में काफ़ी टाइम तक ये मिथ चल रहा था कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है फीमेल चाइल्ड के लिए, फीमेल चाइल्ड बर्थ के लिए, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? जल्दी बताइए। सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, कितना इजी था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लेते हैं एक बार। The chromosome mechanism of determination of sex in human being of the genotype XX XY, right? हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितनी बार पढ़ चुके अपन? ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम, राइट। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, जिसमें से ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, राइट। ऑटोसोम जो है वो कितने होते हैं? 44 क्रोमोसोम। वहीं पर सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल में क्या होगा? 2 एक्स और वाई, वहीं पर फीमेल में भी 2 एक्स और एक्स, और ऑटोसोम दोनों में सेम होंगे, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं? द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बॉडी के हर सेल में, मैं गैमीट की बात नहीं कर रही, मैं सोमैटिक सेल की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 22 पेयर जो है वो क्या है? ऑटोसोम है, और लास्ट पेयर जो कि 23rd पेयर है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में होमोमॉर्फिक होती कंडीशन XX है, वहीं पर मेल जो है उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जो कि XY होते हैं। तो फीमेल में XX होते हैं और मेल जो है हेट्रोमॉर्फिक है, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY, राइट। फीमेल आर होमोगैमेटिक, अभी मैंने लिखवाया था पीछे कि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, प्रोड्यूसिंग 1 टाइप ऑफ एग जो कि 22+ एक्स लेकर रखता है। वहीं पर मेल जो है वो 2 टाइप के गैमीट बनाता है, जिसमें स्पर्म जो है एक होता है 22+ एक्स और दूसरा स्पर्म जो टाइप है वो है 22+ वाई टाइप स्पर्म, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन
इफ द स्पर्म कंटेनिंग एन एक्स क्रोमोसोम, अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, सोमैटिक मतलब ऑटोसोम को मत देखिए, अभी हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज कर रहा है एग से, तो जो डेवलप होगा ऑफस्प्रिंग वो क्या होगी, फीमेल। वहीं पर अगर स्पर्म में क्या है, वाई क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज करेगा एग से, तो जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो क्या होगा, मेल। देयरफॉर द सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूसिंग इन द प्रोजेनी इज 1:1। तो अपना यही तो आ रहा था कि 1:1 सेक्स रेशियो आ रहा है। हो सकता है पॉसिबिलिटी 50% पॉसिबिलिटी है कि फीमेल हो और 50% पॉसिबिलिटी होती है किसकी, मेल की। किसकी, मेल की। मतलब जो रेशियो है क्या है, 1:1, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमेसिस is the chromosomal mechanism of sex determination which can be male heterogamety और female heterogamety। तो heterogamety की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं। हमने मेल हेट्रोगैमेटी भी पढ़ी थी और फीमेल हेट्रोगैमेटी भी पढ़ी थी। जल्दी बताइए मेल हेट्रोगैमेटी किस में होती है और फीमेल हेट्रोगैमेटी किस में होती है। जल्दी फटाफट कमेंट करिए जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, आई होप उन सबको याद होगा। तो जल्दी फटाफट पहले आप कमेंट कर दीजिए, इससे समझ में आएगा कि आप कितने % एक्टिव स्टडी कर रहे हैं, राइट। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आप सही पाथ पर हैं, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ संभल जाइए। पढ़ाई करना है बट समझदारी से, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क की बस हम 5-5 घंटे बैठे हैं, वीडियो देख ली, ख़त्म हो गई हमारी पढ़ाई। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। और दिमाग लगाने के लिए आपको क्या है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके बैठना पड़ता है, राइट। आपको अपने हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, अपना ब्रेन का यूज़ करना पड़ता है, तभी जाकर पढ़ाई होती है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप O। ओके, इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप A, ओके, तो फादर है और मदर है, ऑब्वियस है फादर मदर तो होंगे तभी तो चाइल्ड है। क्या ही बात करते हैं मैम, आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना। हाँ समझ रही हूँ बेटा आप लोगों को मैं। फादर जी पापा जी, मदर जी मम्मी जी, बोलिए। तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, जल्दी बता दीजिए बिना किसी देरी के। मैम ए टाइप है, क्या है, ए टाइप। और मदर जो है उनका ब्लड ग्रुप बी है, क्या है, बी है, राइट। तो वर्कआउट जीनोटाइप, और बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ। बच्चे का क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। अब हमें जीनोटाइप लिखना है किसके, पेरेंट्स का, और पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग। एक ऑफस्प्रिंग की हमने स्टडी करी, उसका ब्लड ग्रुप ओ मिला, बट हमें दूसरे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप पता करना है और हमें जीनोटाइप पता करना है किसका, फादर और मदर का। तो याद रखो यहाँ पर बच्चा जो एक है उसमें ओ ब्लड ग्रुप है, राइट। क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब यहाँ पर ना कि ए एलील है ना ही बी एलील है, राइट। यहाँ पर तो क्या कंडीशन बनेगी ऐसे में, जल्दी बताइए कौन सी कंडीशन बनेगी। अभी बना लेते हैं, देखो हम ले लेते हैं किसको, एक तरफ फादर के गैमीट्स ले लेते हैं, एक तरफ मदर के गैमीट्स ले लेते हैं, राइट। अब देखिए इसमें से एक जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, राइट। मतलब उसके पास ये एलील होंगे, ये तो आपको पता है पक्का। चलिए मतलब मम्मा जो है वो क्या है, मम्मा का ब्लड ग्रुप है आई बी, नहीं सॉरी बी है, तो मतलब मम्मा का एक जो एलील होगा वो तो पक्का फॉर श्योर क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। मम्मा का जो एक एलील है वो तो होगा आई बी, क्योंकि एक बच्चे का ये है तो मम्मा का दूसरा जो एलील होगा वो ये होगा, राइट। वहीं पर पापा का ब्लड ग्रुप ए है तो पापा का एक एलील तो आई ए होगा, और बच्चे का ओ है मतलब पापा का एक तो ये होगा, राइट, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात थी, इतना इजी मैम, इतना इजी सच्ची में, आई ए आई बी, राइट। यहाँ पर आई ए और आई
यहाँ पर IB और स्मॉल i। तो देखिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप, यहाँ पर A ब्लड ग्रुप, यहाँ पर B ब्लड ग्रुप और यहाँ पर O ब्लड ग्रुप। तो देखिए बच्चे की पॉसिबिलिटी जो है वो चारों ब्लड ग्रुप की है, AB और O, राइट। मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, अदर ऑफस्प्रिंग है, उनका ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और एक का O तो है। मतलब यहाँ पर जो फादर है और मदर है उनका जीनोटाइप क्या है, जल्दी जीनोटाइप बता दो। इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, बहुत आसानी से आप देख के बता सकते थे, IA और स्मॉल i, यहाँ पर IB और स्मॉल i, राइट। अगर हम बात करें किसकी, चाइल्ड की, किसकी, चाइल्ड की, ऑफस्प्रिंग की, ब्लड ग्रुप की, तो क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताइए क्या क्या हो सकता है। मैम AB हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है और O है, राइट। इनका जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है जीनोटाइप में। तो यहाँ पर इनका जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, इनका जीनोटाइप होगा IA, इनका जीनोटाइप ना IA IB, राइट। इनका क्या होगा IA और स्मॉल i, इनका क्या होगा IB और स्मॉल i, और इनका क्या होगा स्मॉल i स्मॉल i, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिना किसी देरी के, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलिए तो देख लीजिए, अ सेट ऑफ 3 एलील्स IA, IB एंड स्मॉल i कंट्रोल द ब्लड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन वेयर एलील्स IA एंड IB आर द इक्वली डोमिनेंट। यहाँ पर IA और IB एलील जो है वो इक्वल डोमिनेंट एलील होते हैं, है ना। तभी तो जो ब्लड ग्रुप IB ब्लड ग्रुप जो है वो क्या शो करता है, ABO ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, को डोमिनेंस, क्या शो करता है, को डोमिनेंस, राइट। तो यहाँ ABO ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ABO ब्लड ग्रुप में एलील IA और IB जो है वो डोमिनेंट एलील है, वहीं पर स्मॉल i जो है वो रेसेसिव एलील है, राइट। तो इक्वली डोमिनेंट एंड एलील I इज रेसेसिव टू अदर एलील्स, है ना। द टेबल बिलो डिपिक्ट्स द जीनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप। अगर देखिए यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, मतलब IA और IB दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए तो ब्लड ग्रुप आपको AB मिल रहा है। वहीं पर अगर स्मॉल i किसी दूसरे के साथ है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करता है। रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, राइट। ये तो आपने अच्छे से समझ लिया, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप। ये सारे जीनोटाइप्स हो सकते हैं, मैंने आपको सारे बनवा दिए थे, राइट। बताइए बनवाए थे या नहीं बनवाए थे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। ए है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बोल रहे थे को एग्जिस्टेंस, जब हम लिंकेज पढ़ रहे थे तो को एग्जिस्टेंस की बात करी थी कि दोनों अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं पर को डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो को डोमिनेंस में क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील जो होते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। इतना समझ में आया। वहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक डोमिनेंट एलील है दूसरा रेसेसिव एलील है, या दो डोमिनेंट एलील है तो वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दोनों के डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील के जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट जनरेशन में शो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको फ्लावर की कलर की, तो डोमिनेंट फ्लावर कलर है रेड और रेसेसिव फ्लावर कलर है वाइट। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन है ना, उसमें आपको कुछ क्या मिलेंगे, पिंक कलर के फ्लावर, क्योंकि वो क्या शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या बोल रहा है, देखिए
These are the alleles that are able to express themselves independently when found together in heterozygote. They are termed as कोडोमिनेंस एलील। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कोडोमिनेंस के बारे में कि यहाँ पर दो एलील अगर प्रेजेंट है तो दोनों एलील अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन में अपने आप को क्या कर पाएगी, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, राइट। यहाँ पर एक का एक्सप्रेशन दूसरे के एक्सप्रेशन को दबा नहीं रहा, राइट। अगर मैं बात करूं कि एक व्हाइट कोट की गाय है और एक है ब्लैक कोट, राइट, तो व्हाइट कोट और ब्लैक कोट की गाय है और इनके दोनों के जो गैमीट्स है, एक गाय है और एक बैल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इनके गैमीट जो है वो क्या होंगे, फ्यूजन होगा इनका गैमीट का। तो जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, इनका जो बेबी मिलेगा, उनमें दोनों कलर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको व्हाइट भी मिल रहा है, ब्लैक भी मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस कंडीशन को हमने क्या बोला, कोडोमिनेंस। क्या बोला, कोडोमिनेंस, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इट इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस। किसका, जल्दी बताइए किसका इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस वेयर नन of the contrasting characters in a pair is dominant। यहाँ पर कोई भी contrasting pair जो है वो dominant नहीं होता। In the F1 hybrid, the expression of the trait is fine mixture of the expression of two factor। For instance, the मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock plant भी कहते हैं, गुलेबान भी कहते हैं, right, produces pink flowers when a hybrid cross between red and white flower is carried out। तो ये मैं बताती हूँ हुआ क्या था, कैसे करना है हमें। तो देखिए हम पेरेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेरेंट की बात, राइट। तो पेरेंट जो है उसमें फ्लावर कलर जो था वो क्या था, एक था रेड और दूसरा है वाइट, राइट। और हमें क्या करना है, हमेशा पेरेंट्स को होमोजाइगस कंडीशन में लेना है। जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें पेरेंट को कैसे लेना है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो मैं रेड को किससे दिखाऊं, कैपिटल आर से। किससे दिखाऊं, कैपिटल आर से। वाइट को मैं डब्ल्यू से दिखा सकती हूँ, किससे दिखा लूं, डब्ल्यू से, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसके क्या बनेंगे, गैमीट। तो कैपिटल आर बना, यहाँ क्या बना, कैपिटल आर, और यहाँ पर बना स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या हो गए हमारे गैमीट्स, क्या हो गए, गैमीट्स, राइट। इन गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा, फ्यूजन। तो यहाँ क्या आएगा, आर और डब्ल्यू। क्या आएगा, आर और डब्ल्यू। तो आर और डब्ल्यू जो है ये किसको शो कर रहे हैं, इसका फिनोटाइप क्या है, पिंक। क्या है, पिंक, राइट। मैम आपने आर और डब्ल्यू क्यों लिया, क्योंकि हमने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो हमने वहां पर क्या लिया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। किसके लिए लिया था, सीड के शेप के लिए। तो डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ आर और डब्ल्यू लिया, राइट। आप ऐसे मत ऑब्जेक्शन उठाने लगना कि मैम आप एक कैरेक्टर को दो अलग अलग सिंबल से दिखा रहे हो, राइट। दिखाते ऐसे ही सिंबल से दिखाते हैं उसको, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो पहली जनरेशन मिल रही है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, सारे के सारे पिंक है। तो यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। ये पेरेंट के एलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ये पेरेंट के एलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तभी तो पिंक कलर आ रहा है, राइट। तो अगर आपके पास पिंक कलर नहीं होता, जब आप कलर करते हो, ड्राइंग करते हो, तो आपके पास पिंक कलर नहीं होता, तो आप क्या करते हो, व्हाइट कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिला देते हो, तो जो बन जाता है वो कौन सा होता है, पिंक कलर। तो यहाँ व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन से क्या बना, पिंक कलर। मतलब F1 जनरेशन में व्हाइट और जो रेड है उनका मिक्सचर आया। क्या आया है, मिक्सचर। इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के डोमिनेंस को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी F2 जनरेशन होगी, वहां पर आपको डोमिनेंट एलील दिख जाएगा, मतलब रेड फ्लावर दिख जाएगा आपको, पिंक भी दिखेगा और व्हाइट फ्लावर भी दिखेगा। बट जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या दिख रहा है आपको? पिंक फ्लावर, राइट। नहीं तो हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से या डाईहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से कि हमें जो पहली जनरेशन मिलती है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलती है, उसमें कौन आता है? डोमिनेंट, है ना। डोमिनेंट जो एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बट यहाँ पर तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ओके, क्या समझ में आया? जल्दी बताइए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो देखिए पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट का मतलब छोटू सा, तो यहां पर अगर, तो ये क्या होता है? सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन, राइट। क्या होता है? सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, राइट। अगर आपको बेस पेयर नहीं पता अभी तो कोई बात नहीं। बेस पेयर जो होता है आपको पता है डीएनए होता है ना। डीएनए जो होता है उसकी, अगर मैं बोलूं कि सिंगल यूनिट क्या होती है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, उसकी मोनोमर यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और उस शुगर के पहले कार्बन पे क्या जुड़ा रहता है? नाइट्रोजन बेस। ये एक हो गया। और दूसरी ही ऐसी चेन होगी उसका न्यूक्लियोटाइड और इसके न्यूक्लियोटाइड में दोनों पोजीशन पे क्या नाइट्रोजन बेस है और इन बेस के बीच में क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या हो रही? पेयरिंग। इसलिए से हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन, या हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन बेस म्यूटेशन, नाइट्रोजन जिनस भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस म्यूटेशन, राइट। अब ये म्यूटेशन कैसे हो सकता है? सिंगल मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, तो ये सिंगल म्यूटेशन जो है किस वजह से हो सकता है? यहाँ पर ये सिंगल म्यूटेशन जो है सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो सकता है। अगर मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं मैं यहाँ पर किसी एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस कर दूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है और किससे हो सकता है? और डिलीशन से हो सकता है। किससे हो सकता है? डिलीशन से। कोई जो बेस पेयर है, सिंगल बेस पेयर वहां से डिलीट हो जाए तो डिलीशन से हो सकता है। और किससे हो सकता है? और हो सकता है इंसर्शन से। इंसर्शन का मतलब कोई नया बेस पेयर एक वहां पर आकर जुड़ जाए। तो ये तीनों प्रकार से क्या हो सकता है? पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बताइए। तो पॉइंट म्यूटेशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, क्या आगे बढ़े हम? अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर। किसमें चेंज हुआ? सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ। इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और सिंगल बेस पेयर कहाँ था प्रेजेंट? डीएनए पर। कहाँ पर प्रेजेंट था? डीएनए पर। बाय सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। तो डिलीशन की वजह से, इंसर्शन की वजह से या सब्स्टिट्यूशन की वजह से वहां पर उन न्यूक्लियोटाइड में जो बेस पेयर जुड़े हैं उनमें अगर चेंज हो जाता है तो इस चेंज को, इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, राइट। किसमें? ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर। ये क्या करता है?
सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन करता है, राइट, इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आपको पढ़ाया था सिकल सेल एनीमिया, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें सेंटर में आयरन होता है +2 आयरन, है ना, +2 के फॉर्म में, और इससे 2 अल्फा चेन जुड़ी होती है, 2 बीटा चेन जुड़ी होती है, और ये अल्फा चेन और बीटा चेन है क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस बीटा चेन की 6th पोजीशन पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जुड़ा रहता है ग्लूटामिक एसिड। क्या जुड़ा रहता है, ग्लूटामिक एसिड। अब हुआ क्या, नॉर्मल पोजीशन में तो ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ पर हो गया पॉइंट म्यूटेशन, तो 6th पोजीशन पे जहां पर ग्लूटामिक एसिड जुड़ता था, अब वहां पर जुड़ रहा है क्या, वैलिन। क्या जुड़ रहा है, वैलिन। तो इसे हमने क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया। क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया। तो उन्होंने बोला देखिए, इट इन्वॉल्व म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ अ ब्लड, राइट। अब देखिए, ग्लूटामिक एसिड इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2 गेट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्ट आर्म है किसकी, क्रोमोसोम 2 की, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड, और ये ग्लूटामिक एसिड को बनाने वाला जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमोसोम नंबर 6 पर, राइट। ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किसमें, वैलिन में। कहाँ पर, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, और बीटा चेन में भी कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु हैड प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी, जल्दी बताइए, किसने की थी, सटन एंड वोवेरी। किसने की थी, सटन एंड वोवेरी। तो देख लेते हैं, सटन एंड वोवेरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1902। कब की थी, 1902 में, राइट। दे लिंक्ड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट टू द क्रोमोसोम। इन्होंने क्या किया, दे लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट टू क्रोमोसोम्स, राइट। तो जल्दी इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बोल दिया मैम इन्होंने, इनहेरिटेंस का मतलब क्या, कि क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो काफी पास होते हैं, वो लिंक्ड जीन होते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे, साथ साथ में इनहेरिट होते हैं, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद द सिम्टम। तो हमें कोई ऑटोसोमल डिसऑर्डर बताना है। तो हमें पहली बात तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, राइट, और दूसरा हो सकता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, कि भाई यहाँ पर भी ऑटोसोम पर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, और क्रोमोसोम लेवल पर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अगर मैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर एक एग्जाम्पल लिखना हो मेरे को, तो अभी अपन ने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया, और कौन सा हो जाएगा, और भी अगर बताना हो तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जल्दी बताइए, ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएंगे। कैसे हैं, ऑटोसोमल। वहीं पर क्रोमोसोमल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें
तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, हाई एल्टीट्यूड पर जब ऑक्सीजन टेंशन आ जाती है, राइट, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये जो आरबीसीज है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो वहाँ पर इंसान है उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी जो कैपिलरीज है वहाँ पर ये सिकल सेल जो आरबीसीज है वो इकट्ठी हो जाती है और उस वेसल को वहाँ पर क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है, राइट। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, यहाँ पर फिनाइल पायरुविक एसिड या कीटोन बॉडीज फॉर्म होने लगती है, और ये कीटोन बॉडीज जो है ब्रेन में और किडनी के, ब्रेन में क्या होती है, डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, और किडनी में ये एब्जॉर्ब, किडनी जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, राइट। वहीं पर डाउन सिंड्रोम्स की बात करें तो डाउन सिंड्रोम्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पाम, क्या बड़े बड़े पाम, जल्दी बताइए। ये आपका जो हेड है पीछे से फ्लैट होता है, गोल फेस होता है, राइट। जीभ जो है कैसी होती है, बड़ी होती है और बाहर निकली होती है। ये नेक वाला जो पार्ट है वो छोटा सा होता है। आपकी पाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्रीसेस होती है, राइट। मेंटल रिटार्डेशन मेन है, यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन होती है किसमें, आपके डाउन सिंड्रोम्स में, राइट। डाउन सिंड्रोम्स पता है मेनली कब होता है, जब फीमेल जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एज में वो प्रेग्नेंट होती है, तब मेनली डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चों में, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ती एज के साथ डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है, राइट। चलिए तो सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, विच इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन, जो कि किसकी वजह से हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, है ना, इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ द ब्लड। कहां पर, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में क्या हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, वहां पर एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया, इसके वजह से जो म्यूटेशन है उसे हमने क्या बोला था, पॉइंट म्यूटेशन। और हमने अभी बात करी थी कि क्रोमोसोम नंबर 2 पर, क्या क्रोमोसोम नंबर 2 पर होता है, ये जल्दी बताइए। बीटा ग्लोबिन जो चेन है, कौन सी बीटा ग्लोबिन चेन, तो मैंने बताया था आपको 141 और 146, है ना। जो यहाँ पर होता है ये अल्फा चेन होती है, इसमें कितने होते हैं, 141 अमाइनो एसिड होते हैं। हीमोग्लोबिन की 2 अल्फा चेन होती है, उसमें एक अल्फा चेन में कितना होता है, 141 अमाइनो एसिड। वहीं पर बीटा चेन में कितना होता है, बीटा चेन में कितना होता है, 146 अमाइनो एसिड। और इस अल्फा चेन को बनाने वाला जीन जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। किस पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, राइट। और यहाँ पर ये जो बीटा चेन है इसको बनाने वाला जो जीन है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। कहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 11। कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 तो 1 इसमें आएगा और 16 इसमें आएगा, राइट। तो यहाँ पर 16 दिख रहा है, बीच वाला छोड़ दो, 16 दिख रहा है, 16 किस में है, अल्फा में। यहाँ 11 दिख रहा है, 11 वाला किस में, बीटा चेन को बनाने वाला, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आरबीसी है उसका शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप, है ना। सिकल शेप का मतलब क्या होता है, हंसिए के आकार की आरबीसी हो जाती है, या हम बोले तो जो ईद का चांद होता है ना, हाफ मून, उस टाइप की क्या हो जाती है, आरबीसी हो जाती है, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सिम्टम्स भी आपने देख लिए। अब देखिए, द डिजीज इज कंट्रोल बाय HbA एंड HbS एलील। आपको पढ़ा दिया था मैंने ये कि HbA और HbS एलील जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए, राइट। द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप HbS HbS, तो ये तो हीमोग्लोबिन के लिए एलील है, राइट। क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए एलील है। ये डिफेक्टेड एलील है, ये नॉर्मल एलील है। ये क्या है, नॉर्मल एलील, और ये डिफेक्टेड एलील है, राइट। अगर दो ऐसी कंडीशन आ जाती है, दो ये वाली एलील आ जाती है, HbS और HbS, तो जो पर्सन है वो होमोजाइगस हो गया। क्या हो गया, होमोजाइगस। तो यहाँ पर
जो पर्सन जिसका जीनोटाइप HVS है वो क्या है, वो किससे ग्रसित है, सिकल सेल एनीमिया से। सो देखिए, सो द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज वाइल द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विद जीनोटाइप HBS HbA आर नॉट अफेक्टेड। तो उन्होंने बोला दो कंडीशन हो सकती है, एक तो नॉर्मल ये होगी, एक तो नॉर्मल ये होगी, राइट, एक होगी HbA HbS और थर्ड कंडीशन होगी HbS HbS, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसी में दिख रहा है, ये तो नॉर्मल है, ये तो क्या है नॉर्मल, यहाँ एक HbS दिख रहा है, तो ये क्या है, ये कैरियर है, क्या है कैरियर, ना कि इसको डिजीज हुई है, तो ये अनअफेक्टेड है, क्या है अनअफेक्टेड। इसमें आपको सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, वहीं पर यहाँ पर ये क्या है अफेक्टेड है, क्या है अफेक्टेड, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। यहाँ आपको सिकल सेल एनीमिया के क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, रैपिड हार्ट रेट, क्या हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगा, ऐसा लगेगा कि सांस लेते नहीं बन रहा, डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, है ना। तो इन लोगों में जो प्यूबर्टी है वो भी डिले हो जाएगी, ग्रोथ भी डिले हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी जो है वही सही शेप की नहीं है। जॉन्डिस होता है इनको, वीकनेस रहती है, फीवर, एक्सेसिव थर्स्ट, चेस्ट पेन एंड डिक्रीज फर्टिलिटी आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हो गए, सिकल सेल एनीमिया के। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम्स। क्या है डाउन सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज एन ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ये क्या है ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, दैट कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होता है, 21st क्रोमोसोम होता है ना, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2n+1 कंडीशन आ जाती है। क्या आ जाती है, 2n+1 कंडीशन, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो 21 था वो कितना होना चाहिए था। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, 1 2 होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, 2 होते हैं, बट यहाँ पर एक और क्रोमोसोम आ जाता है, तो यहाँ पर 3 21 क्रोमोसोम हो गए। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 21st क्रोमोसोम की क्या हो गई, ट्राइसोमी, राइट। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, द इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विथ राउंड हेड, ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, शॉर्ट नेक, स्लैंटिंग आईज एंड ब्रॉड शॉर्ट हैंड। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो किस में देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे आपके डाउन सिंड्रोम्स में या ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब देखिए, द इंडिविजुअल ऑल्सो शो रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, रिटार्ड का मतलब कम रहती है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो यहीं पर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2 खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी प्रीमियर वीडियोस आप डेली बेसिस पर देख सकें और लाइव भी देख सकें, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। हमारे पेज पर आपको
किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और 11th 12th की यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। और इस कंप्लीट कोर्स में अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेगी, तो यहाँ पर कंप्लीट कोर्स में पूरी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा हर सब्जेक्ट का। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन्स? बिल्कुल नहीं। सीबीएसई बोर्ड ही नहीं, इसके साथ मैग्नेट ब्रेन्स स्टेट बोर्ड की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।